अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाते हैं कॉमन किडनी डिजीज़ पे। किडनी डिजीज़ में जो कॉमन है ना, उसमें सबसे पहली चीज़ तो आती है किडनी स्टोन्स। फिर उसके बाद आता है यूटीआई। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये जितनी डिजीज़ेज़ लिखी हुई हैं कि हेपेटाइटिस, लेप्टोस्क्लेरोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और डायबिटिक किडनी डिजीज़, ये एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, ये सारी चीज़ें फिर आती हैं। मतलब ये दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे जो है वो हमेशा किडनी स्टोन्स और यूटीआई रहते हैं, बहुत कॉमन होता है। कितने लोगों को तो यूटीआई अनरिकॉग्नाइज्ड ही चलता रहता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन डिजीज़ से। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है? ये मैंने क्लास में पहले भी जो है वो थोड़ा-सा इसके बारे में ओवरव्यू दिया था। पॉली मीन्स मल्टीपल, सिस्टिक मीन्स सिस्ट और किडनी आपको पता है किडनी कि बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं किडनी में। और कभी-कभी ऐसा होता है कि यूनिलैटरल होती है और कभी-कभी जो है वो बायलैटरल बनना शुरू हो जाती हैं। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है। जहाँ-जहाँ सिस्ट बनेगी फिर वो एडजेसेंट एरियाज़ को सप्रेस करना शुरू हो जाती है। और उसका शेप जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा, जेनेटिकली एक्वायर्ड डिजीज़ है ये। और टू फॉर्म्स में जो है ना ये प्रेजेंट करती है अपने आप को, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट की ज़ाहिर हो रही है, पता चल रहा है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गई है। पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा और जो है वो किडनी पाल्पेबल होगी और छुपा हुआ हिडन नहीं होगा। जब ज़्यादा सिस्ट होंगी तो ये चीज़ होती है। देन दूसरा है रिसेसिव की छुपा हुआ होगा। थोड़ी बहुत अंदर अंदर सिस्ट बन रही होंगी, किडनी का जो है वो आउटर लेयर खराब नहीं हो रहा होगा या साइज नहीं बढ़ रहा होगा तो पता नहीं चलता। डोमिनेंट पीकेडी वन पेरेंट हैज द। अब एक और चीज़ क्या है कि डोमिनेंट जो अगर है, पीकेडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को, तो एक पेरेंट को है डिजीज, वो जो है वो एक बच्चे में पास हो गई। चांसेस ऑफ पासिंग द जीन टू द ऑफस्प्रिंग इज 50%। मतलब अगर एक पेरेंट को है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का प्रॉब्लम तो बच्चों में जब आएगा तो 50% चांस है कि बच्चों में ये डिजीज आएगी। देन सिस्ट जो है वो एबनॉर्मल पाउचेस होते हैं जिसमें फ्लूइड होता है। इवेंचुअली द सिस्ट रिप्लेस नॉर्मल किडनी टिश्यू। वही बात कि जब भी कोई आउटग्रोथ होती है एक्स्ट्रा, तो वो जो नॉर्मल टिश्यू है उसको ही रिप्लेस करके अपनी ग्रोथ अपनी जगह बनाती है। और फिर सफरर जो है वो उसका क्या होगा, ईएसआरडी। ईएसआरडी क्या था, कल हमने पढ़ा था। ये रहा, किडनी फेलियर और एंड स्टेज रीनल डिजीज। क्योंकि जब स्ट्रक्चर किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाएगा सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से, तो क्या होगा कि वो फंक्शनिंग तो करना छोड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे एंड स्टेज रीनल डिजीज पे है। और किडनी जो है वो मोर देन 20% जो फंक्शन था वो उसका वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक आहिस्ता आहिस्ता करके एंड होता है। तो ये ईएसआरडी का टर्म जो है वो याद रखिएगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज। ये आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो डोमिनेंट है उसमें मिलेगा। फिर उसके बाद साइंस क्या होते हैं कि डल पेन होगा एट द साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड बैक। वही लंबर रीजन पे और बैक साइड पे भी पेन हो रहा होगा, साइड्स में हो रहा होगा जो लंबर रीजन है। डल पेन होगा, ब्लड आएगा यूरिन में। अब देखिए किडनी डिजीज है ना, तो ब्लड आएगा यूरिन में। देन आप इसमें पिक्चर में देख लेंगे नॉर्मल किडनी कितनी स्मूथ सी है, जो हमारी किडनी बीन की तरह का शेप है इसका और स्मूथ टेक्सचर है। जब सिस्टिक किडनी हो जाती है तो इस तरह का जो है ना पॉलीसिस्टिक किडनी की अपीयरेंस ऐसी होती है। अल्ट्रासाउंड में भी आपको सिस्ट के पाउचेस नजर आएंगे। और वैसे अपीयरेंस में किडनी जब डाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मैंने देखी हुई है, मैंने आपको बताया था डाइसेक्ट करके, तो सेम यही अपीयरेंस होती है। देन फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। क्यों होगा? ऑफन बिफोर सिस्ट अपीयर। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता हो उनको भी रिस्क होता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की तरफ जा सकते हैं। अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, लिवर एंड पेनक्रियाटिक सिस्ट भी मौजूद हो सकती है। ठीक। देन ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे? ब्लड प्रेशर सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर है, और ट्रीट करने की ज़रूरत है। किडनी फेलियर की तरफ जा रहा होता है पेशेंट को, सपोर्टिव थेरेपी देनी है अंटिल एंड स्टेज इज रीच्ड। व्हेन, एक मिनट। अच्छा, सपोर्टिव थेरेपी देनी है अंटिल एंड स्टेज इज रीच्ड। जब तक के एंड स्टेज रीनल डिजीज नहीं आ रही है तो जितने भी हम सद्देबाप कर सकते हैं कि किडनी को जो है वो फेलियर से बचाया जाए, वो सब किया जाएगा। डायलिसिस पर कोशिश की जाएगी कि पेशेंट ना जाए।
ट्रांसप्लांटेशन उस वक्त करेंगे कि जब रिक्वायर होगा, और इतनी आसानी से हो भी नहीं सकता ट्रांसप्लांटेशन। किडनी डोनेट करने वाले या किडनी जो है वो मिलती नहीं है इतने आसानी से, सालों सालों लोग वेट करते हैं, देन जाके कहीं किडनी मिलती है। फिर उसके बाद आपके पास एक्सपेंस भी होना चाहिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट कोई 2 रुपए का काम है नहीं, लाखों रुपए लगते हैं। देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो रहा है पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट करेंगे विद एंटीबायोटिक। तो हमें सबसे पहले जब हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का पेशेंट आता है ना, तो हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। देन उसको पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स देने हैं। फिर उसके बाद हम किडनी फेलियर की तरफ जो है वो अपना ध्यान करेंगे, कि उसकी जो है वो कोशिश की जाए कि जितना हम बचा सके उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज तक जाने से वो बचा सके। ऑल्टरनेटिवली सर्जरी टू श्रिंक और रिसेक्ट द सिस्ट। और एक और चीज़ भी ये की जा सकती है कि जिससे सिस्ट कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये जो पिक्चर पीछे आपको दिखाई है, जैसे ये वाली पिक्चर है, इतनी नहीं है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे अगर वो सिस्ट कम है तो उसको रिसेक्ट कर दिया जाए सर्जरी के थ्रू, स्ट्रक्चर को बचा लिया जाए किडनी के। फिर उसके बाद ये तो आपका जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के हवाले से ट्रीटमेंट हो गया, सिम्टम हो गया। अब हम अपने हर्बल में जो है वो ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंसिव हमारे पास मेडिसिन है, लाइक असरॉल है और सुफेक्टिल है, अम, और जितने भी हमारे पास डायूरेटिक्स हैं वो हम दे सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्लियरेंस करवाने के लिए, जिसमें आपका तुक्म खरबजा, तुक्म खैरन, सौंफ, पाखस, ठीक ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। और पेन किलर में आप जो है वो एनाल्जेसिक्स में आप जैसे हमारे पास टैबलेट है औजाई, वो दे सकते हैं। दूसरा स्मूथ मसल्स, अब जब आप इस टॉपिक के हवाले से जब सर्च करें ना, तो स्मूथ मसल्स के लिए जो है वो पेन किलर क्या होगा हर्बल में, इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये मैं असाइनमेंट में लाजमी जो है वो ध्यान करूँगी कि आप लोगों ने इसके हवाले से कुछ सर्चिंग किए नहीं, क्योंकि मिलेगा तो होते तो है कि अगर स्मूथ मसल्स है ना बेसिकली किडनी, इसकी वजह से पेन हो रहा है, उसमें सिस्ट क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे जो है वो हम हर्बल क्या यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और होता है बरसाशा, वो भी बड़ा अच्छा, मतलब वो हमदर्द की पेटेंट मेडिसिन है, तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है पेन किलर में। सिर्फ मटर के दाने जितना छोटा सा जो है ना देते, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देते उसे, वो भी पेन किलर के लिए जो है वो काम कर लेता है। देन उसके बाद हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस क्या है। अब हाइपरटेंसिव में तो पता चल रहा है कि पुअरली कंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, कि उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया है, और इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हाइपरटेंशन होता है तो 2-3 रीजन होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और आर्टरीज को क्लॉग कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड को गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि जो आर्टरीज है उनकी जो वॉल है वो फाइब्रोज्ड हो रही है। जब वो फाइब्रोसिस की तरफ जाती है वॉल्स, तो तब भी ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स थिकनिंग जो है वो ज़्यादा कॉमन इसका कॉज है हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस का, कि वो फिर जो है किडनी और वेसल्स सारी उसके अराउंड जो वेसल्स है उसे भी थिक करेगी। नेफ्रोस्क्लेरोसिस आ रहा है ना, नेफ्रो यानी किडनी, स्क्लेरोसिस मतलब स्क्लेरोसिंग हो रही है उसकी भी वेसल्स में। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी कि हाइपरटेंशन भी जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली लीड करेगी टुवर्ड्स नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हेडेक हुआ, गिडीनेस होगी, समटाइम्स रिलेटेड टू पॉस्चर, क्योंकि जब जितने भी जो बहुत अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनको हेडेक और गिडीनेस होती है, कैसे धुंधलाहट आ जाएगी एकदम, जैसे सर नीचे झुका के उठाएंगे तो एकदम चक्कर आ जाएंगे। नेक डिस्कम्फर्ट होगा, इजीली टायर्ड हो जाएंगे, नाउजियस और वॉमिटिंग होंगे, और प्रोटीन इन यूरिन आ रहा होगा। जब हाइपरटेंशन होती है ना अनकंट्रोल, जैसे कि एक्लेम्शिया में भी हमने देखा था जब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ही होती है ना वो एक्लेम्शिया में, ये प्री एक्लेम्शिया में, तो यूरिन में प्रोटीन आने लगेगा। तो ये जब हम यूरिन डीआर करवाएंगे इस तरह के पेशेंट्स का, तो ये हमें पता चलेगा। वैसे भी हाइपरटेंसिव पेशेंट का यूरिन डीआर करवाना चाहिए। देन ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, लोअर ऑफ डाइटरी सॉल्ट 2 ग्राम पर डे। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, अब इसमें आपको ये बात भी पता चल रही है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक नहीं करना है। एक तो कोशिश करनी है कि स्विच कर जाए लाहौरी नमक पे, उसमें जो है वो सेफ है एज कम्पेयर टू जो हम लोग खाते हैं ना नॉर्मल सॉल्ट के, नेशनल का या इस तरह का। तो जो लाहौरी नमक आता है ना वो ज़्यादा एडवाइजेबल है, और वैसे भी उसे ही यूज़ करना चाहिए, नेचुरल सॉल्ट है वो।
सिंथेटिक सॉल्ट क्यों यूज़ करें जब एक अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है नमक के। तो डाइटरी सॉल्ट जो हमें लोअर करना है हाइपरटेंसिव पेशेंट का, तो वो 2 ग्राम पर डे होना चाहिए। अब आप सोचिए 2 ग्राम कितना सा होता है, तो सिर्फ उतना ही सॉल्ट पूरे दिन में जो भी खाने वाने में डल रहा है उसको डिवाइड करके पेशेंट को देना चाहिए। देन एक्सरसाइज रेगुलरली, और ऐसे लोगों को मेडिटेशन योगा वाली एक्सरसाइजेज या खुली हवा में फ्रेश एयर में बैठना सुबह के वक्त खासतौर से रिलैक्स करता है। ये तो अच्छा, हर्बल में भी हम इसमें यही देंगे। हर्बल में हम इसमें जो है वो मुसक्किनात दे सकते हैं, ठीक, जो कि पेन को थोड़ा कम करे, जो हेडेक हो रहा है, गिडीनेस हो रही है। दूसरा हम इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन देंगे, और साथ में जो है वो हम डायूरेटिक भी दे सकते हैं, ताकि जो ब्लड में सॉरी हाँ, ब्लड में जो सोडियम की कंटेंट बढ़ गई है वो निकल जाए। एक काम ये हो सकता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो रिलैक्सिंग मेडिसिन हो ना, जैसे कैमोमाइल टी है, या लेवेंडर का जो है वो जैसे त्रिफला जूस है, या लेवेंडर और कैमोमाइल मिक्स करके जो है वो एक डिकॉक्शन सा बनाया जाए, वो पिलाया जाए, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। या जो है वो उसमें रोज ऐड कर दिया जाए। ये 3 चीज़ें ना, कि रोज, रोज पेटल्स, और कैमोमाइल और लेवेंडर, इन कभी या तो फिर अलग अलग ले लें। कभी एक दिन आपने कैमोमाइल पेशेंट को कह दिया है, एक दिन आपने जो है वो लेवेंडर का निशाना पिलवा दिया, एक दिन आपने सिर्फ रोज। तो इससे बड़ा कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट आता है बॉडी में, और वो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और इन्हीं के जो है वो जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, खासतौर से लेवेंडर का, वो बड़ा रिलैक्सिंग होता है। तो रात को जैसे सोते हुए तकिए पे लगा दिया थोड़ा सा, या टेम्पल्स पे, कटी पट्टियों पे लगा लिया थोड़ा सा, तो उससे बड़ी अच्छी और रिलैक्सिंग नींद आती है। देन उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेशन हो रही है ग्लोमेरुलस में। या फिर अब इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो सबसे इन्फ्लेमेशन होती रहे होती रहे होती रहे, तो एक टाइम आता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होती, तो फिर मतलब दोनों साथ साथ ही चलते हैं कि नेफ्राइटिस हुआ, देन ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट अफेक्ट्स प्रीडोमिनेंटली द ग्लोमेरुलाई। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? आईजीए नेफ्रोपैथी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और ऑटो इम्यून। मतलब इसमें कॉमनली ये नहीं होती, किसी डिजीज के साथ एसोसिएट नहीं होती। आईजीए नेफ्रोपैथी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए की वजह से नेफ्रोपैथी हो, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो, या फिर ऑटो इम्यून हो। देन ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्या है? ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में ये होगा कि स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई हो जाएगी। स्कारिंग वही कि जो है वो जो ग्लोमेरुलर जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उसमें बना हुआ है सारा स्ट्रक्चर, उसमें स्कारिंग होगी, या स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा, सलाबत सख्ती आना शुरू हो जाएगी। साइनस सिम्टम्स क्या होते हैं? किडनी की डिजीज है तो ज़ाहिर ब्लड या फिर प्रोटीन यूरिन में आ रहा होगा, फ्रॉथी यूरिन होगा। अब देखिए, जो आपने यूरिन के बारे में पढ़ा था, फ्रॉथ, तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर होगा किसी पेशेंट को, या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, तो फ्रॉथी यूरिन वहाँ का सिग्निफिकेंट प्रोटीन इन यूरिन भी होगा। एक तो फ्रॉथी यूरिन जो होता है ना, वो साइन होता है कि यूरिन में प्रोटीन मौजूद है। देन उसके बाद डार्क और पिंक कलर्ड यूरिन आ सकता है। लेग्स में स्वेलिंग हो सकती है। सिस्टमिक डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं? डायबिटीज हो सकती है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है जो कि सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन दे रही हो, जैसे कि वेट लॉस भी पेशेंट को हो रहा होगा, आर्थराइटिस हो रहा होगा, और स्किन रैश हो रहा होगा। देन ट्रीटमेंट क्या करवाया जा सकता है कि एक तो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, जो कि स्टेरॉइड्स देकर करवाई जा रही होती है। और हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास मोहल्ले और आराम की ग्रुप वाली मेडिकेशंस हैं, उसमें से भी हम देखेंगे कि किडनी के लिए हम अगर इन्फ्लेमेशन के लिए देना चाहते हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, तो हम वहाँ पे जाके वो मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएंगे। इसमें जवारिश दरूनी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है किडनी इन्फ्लेमेशन के लिए, किडनी के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करती है। और साथ में जो है वो किडनी की जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह की, जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्क्लेरोसिस हो रहा है, उसको जो है वो कंट्रोल करती है। देन जनरल मेडिकेशन क्या कहेंगे? मेडिकेशन टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनरी प्रोटीन। ठीक, यूरिन में जो प्रोटीन जा रहा है वो बेसिकली किडनी अपना फंक्शन छोड़ रही है, और किडनी की स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, इसी वजह से वो प्रोटीन लॉस करना शुरू हो गई है। तो जब हम किडनी को ही स्ट्रेंथ कर देंगे, यानी कॉज यही है ना, तो फिर खुद ब खुद प्रोटीन भी उतना शुरू हो जाएगा। देन कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि कॉज बन रहा है। और डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट में मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है
उसके प्रोटीन वाली जो खाने पीने हैं थोड़े वो कम करने होंगे, जिसमें प्यूरीन पैरामीडीन वाला जो होता है अमीनो एसिड्स, और दूसरा जो है वो सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस करना होगा, और जितना ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सब्जियां वैसे नॉर्मली खाने में होंगी तो वो उतना ही ज़्यादा फायदा करेंगी। अब आ जाते हैं यूटीआई पे। यूटीआई क्या है? डिजीज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच देमसेल्व्स टू द यूरेथ्रा एंड बिगिंस टू मल्टीप्लाई। अब कैसे आएगा ऑर्गेनिज्म? अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, बहुत ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करने की वजह से, या जो है वो पुअर वॉशिंग टेक्निक की वजह से, या फिर जो है वो कैथेटराइज हुआ हुआ है अगर पेशेंट बहुत लंबे अरसे से तब, या फिर अगर इम्यूनिटी डाउन है। अटैक तो करते ही हैं बैक्टीरिया, लेकिन हमारी इम्यूनिटी बचा लेती है हमें, तो अगर बहुत टाइम से जो है वो इम्यूनिटी डाउन है तब हो सकता है। मे लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज। अगर ये कंटिन्यूस रहता है ना, चलता रहे, तो फिर असेंड करता है, इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाता है, सिर्फ यूरेथ्रा तक नहीं जाता, फिर यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेटर्स और फिर किडनी तक चला जाता है। तो ये इन्फेक्शन जो है वो किडनी तक जब जाएगा पाइलोनेफ्राइटिस कहलाएगा एंड कॉज परमानेंट किडनी डैमेज। अब देखिए थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है वो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, तो इनको ध्यान में रखिए। अब ये कहा कि जब यूटीआई बढ़ेगा और किडनी तक इन्फेक्शन जाएगा तो ये पाइलोनेफ्राइटिस है, और फिर उसकी वजह से क्या होगा? परमानेंट किडनी डैमेज होगा अगर इसको भी ट्रीट नहीं किया तो। वुमेन्स जो है वो स्पेशली प्रोन होती है टू गेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो बताया है मैंने रीजन कि एक तो स्ट्रक्चर ऐसा है, और जब वॉश कर रही होती है तो अगर इकोलाई का कांटेक्ट हो जाए यूरेथ्रा से तो उसकी वजह से ये कॉमन होता है। देन कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं जो रिस्क पे लोग होते हैं यूटीआई जिनको ज़्यादा होता है कॉमनली? डायबिटिक पेशेंट्स को, सिचुएशंस वेयर यूरिन कैथेटर इज नीडेड, या फिर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, या ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो, जैसे कि मेल्स में ये हो सकता है कि लार्ज प्रोस्टेट है या स्टोन बन गया है जो यूरेथ्रा में स्टक कर गया, या यूरेथ्रल ऑरिफिस को जो है वो प्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो, तो जितना रुक रुक के यूरिन आएगा, जितनी देर यूरिनरी ब्लैडर में रुका रहेगा वो इन्फेक्टिव होता जाएगा। तो इसी तरह फीमेल्स में जो यूरिन होल्ड करते हैं वो लोग भी रिस्क पे। और दूसरा बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है यूटीआई, क्योंकि फ्लोरा चेंज हो रहा होता है, ठीक है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चेंज हो रहे होते हैं, पीएच चेंज हो रही होती है यूरिथ्रल और विजाइनल मीडियम की, तो इस वजह से जो है वो, और थोड़ा इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है कभी कभी कुछ फीमेल्स की, तो इस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी में कॉमन हो जाता है ज़्यादा, जो है ना वो पीएच चेंज हो रही होती है, इसकी वजह से होता है। तो साइलेंट सिम्टम्स क्या होते हैं यूटीआई के? पेनफुल यूरिनेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत सिवियर बर्निंग होती है, मतलब ऐसे जैसे मिर्चें लग रही हो लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा, ठीक। हॉट एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन हो सकता है, बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल का यूरिन आएगा, ब्लड इन यूरिन हो सकता है, और फीवर हो सकता है समटाइम्स विद चिल्स। फीवर भी बड़ा कॉमन सिम्टम है कि अगर अचानक से यूटीआई हो तो फीवर हो जाता है पेशेंट्स को अक्सर। देन पेनफुल लोअर एब्डोमेन होगा, इंक्रीज अर्जेंसी, कि बस लगेगा बस अभी यूरिन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वांटिंग टू पास यूरिन, और ये भी होगा कि बस दिल चाहेगा कि यूरिन पास हो जाए, यूरिन पास हो जाए, लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा होता है, या हो रहा होता है तो बहुत तकलीफ से हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, इस तरह भी कंडीशन होती है। और नाउजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, नॉट कॉमन इन ऑल। फीवर भी सब में कॉमन नहीं होता, कभी कभी यूटीआई चल रहा होता है, फीवर वीवर कोई चिल्स कुछ नहीं होता, बस जलन हो रही होती है, तकलीफ होती है। ट्रीटमेंट क्या है? अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, तो हम क्या देंगे? ब्लड प्यूरिफायर्स देंगे। देन उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इसमें जो है वो सबसे अच्छा जो रहता है ना कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट के, एक तो शरबत बजूरी बहुत अच्छा है, शरबत बजूरी मोतदिल, 2 चम्मच सुबह में 1 कप पानी में, और 2 चम्मच रात में 1 कप पानी में, उसके साथ जो हमें जवारी ज़रूरी दिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम एक जोशांदा बनवाएंगे पेशेंट को, उसमें जो है वो तुकमत अरैम होगा, और सौंफ होगी, काकस होगा, और और क्या डाल सकते हैं इसमें? फिलहाल ये 3 चीज़ें ही इनफ होती हैं। और अगर ऐसा लगे आपको कि जैसे अल्ट्रासाउंड पे आ रहा हो कि ग्रेवियोन्स हैं, छोटे छोटे कंकर वाली जो है ना स्टोन्स हैं किडनी में, या स्टोन्स भी है, क्योंकि कभी कभी रीनल स्टोन की वजह से भी यूटीआई होता है, कि वो स्टोन जब स्टक कर करके निकल रहा होता है ना, तो वो इरिटेट करता है म्यूकोजा को, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है म्यूकोजा में, और वो भी यूटीआई प्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम उसमें फिर कुल्थी की दाल ऐड करवा देंगे, वरना नहीं करेंगे।
तो इससे जो है वो ये जोशाना बना के सुबह दोपहर रात पिलाया जाए तो इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है और सुकून हो जाता है। मतलब पेशेंट जो है वो आप ये कोई 1 हफ्ता ट्रीटमेंट करवा दें 44 दिन में, सुबह शाम एक एक चम्मच या सुबह दोपहर रात एक एक चम्मच खाने के बाद, और ज़रूरी आपने सुबह में और शाम में असर के टाइम में दे दिया खाने के बाद, और उसके बाद जो है वो ये जोशाना आपने दिन में 2 टाइम पिलवा दिया, एक सुबह में और एक रात में, तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट आता है। दूसरा एलोपैथिक में एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं और क्रेन बेरी सैशे आते हैं, ये क्रीम मैक्स के नाम से आते हैं, तो वो दे। ये हो गया कि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे और प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छा, एक और चीज़ होती है हबेरोसॉट है, या रसौट, जैसे मैंने आपको बताया था कि रसौट को आप घर में खुद से किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास रसौट हो, उसको जो है वो पानी पाउडर बना के पानी में भिगो के रख देना है 24 घंटे के लिए, देन उसको छानना है, उसको ड्राई करना है और उसके कैप्सूल्स में पाउडर को भर के फिर आप जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो 2 कैप्सूल 7 दिन तक दें तो भी वो इन्फेक्शन को कवर कर लेता है और बहुत अच्छा करता है। रिसोर्स बहुत बेहतरीन होता है, वो वेजाइनल इन्फेक्शन को भी कर लेगा क्योंकि वो एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल है और साथ में यूटीआई भी कवर कर देगा। और अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल्स जो है ना यूटीआई और वेजाइनल इन्फेक्शन दोनों के साथ आ रही होती है। किडनी स्टोन्स में जो है वो क्या होगा कि स्टार्ट एज सॉल्ट या केमिकल क्रिस्टल्स होते हैं दैट प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम यूरिन, यूरिन में ही बनते हैं। वो अब डिपेंड करता है कि हम क्या क्या डाइट खा रहे हैं, उसी हिसाब से जो है वो हमारे स्टोन्स बनते हैं। कभी कभी जो है वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है स्टोन्स बनाने की, तो वो तब भी बन रहे होते हैं। अकर सर सब्सटेंस इन यूरिन दैट प्रिवेंट्स क्रिस्टलाइजेशन आर इन्फेक्टिंग। अच्छा, यूजुअली जो है यूरिन में जो स्टोन्स बनते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टोमेटो कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, या बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, जो ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स, अगर उनका जेनेटिक कोई फैक्टर नहीं है उसके बावजूद उनके स्टोन हो रहे हैं। अब कहाँ कहाँ स्टोन हो सकते हैं, देखिए इमेज आपको नजर आ रहा होगा, कैलेसियल स्टोन कैलिक्स में बन रहे हैं, रीनल पेल्विक स्टोन ठीक यहाँ बन रहे हैं, फिर अपर यूरिथ्रल स्टोन, ये जो है वो 3 जगहें हो सकती हैं जहाँ पे स्टोन बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो, अब अगर कैलेसियल स्टोन बन रहा है एक जगह बन गया, चलो ठीक है, बाकी जगहों पे जो यूरिन बन रहा है वो तो आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर रीनल पेल्विक स्टोन बन जाए ना, ये रीनल पेल्विस में स्टोन बन जाए, तो क्या करेगा ये जो है वो डिस्टर्ब करता है, जितने भी कैल्सियस से यूरिन बन के आ रहा है वो यहाँ पे आके स्टक हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि किडनी के पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा कि वो यूरिन आगे पास नहीं हो रहा होगा, और अगर हो भी रहा होगा तो वो थोड़ा 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 पास हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पीछे यूरिन रुक रहा होगा जो कि किडनी को इन्फेक्टेड करेगा। देन अगर यूरिथ्रल स्टोन हो जाता है तो ये तो और ज़्यादा, यहाँ तो चांसेस थे कि हिल जाएगा, लेकिन यूरिथ्रल स्टोन जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये तो पूरी की पूरी किडनी को ही जो है वो उसने ब्लॉक कर दिया, अब कुछ ना ऊपर जा सकता है ना कुछ नीचे आ सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सिवियरली पेनफुल होती है, पेशेंट दर्द के मारे बेहोश हो जाता है, इतना सिवियर पेन होता है इसका। ठीक, देन उसके बाद किडनी स्टोन्स, अब ये पिक्चर है किडनी स्टोन्स की। अब देखिए कैसे स्टोन्स है, राउंड नहीं है, कोने कोने वाले हैं, नोके हैं इनकी। तो ये जो है वो म्यूकोजा को इरिटेट करते हुए बाहर निकलते हैं, जब निकल रहे होते हैं ये टूटते हैं तो इसी तरह कोनों वाले मार्जिन वाले होते हैं। जब म्यूकोजा को इरिटेट करते हुए निकलते हैं तो ब्लीडिंग भी होती है उस साइड पे, और साथ में जो है वो ओपन वूंड बन गया ना, तो वहाँ अगर कोई इन्फेक्टिव बैक्टीरिया मौजूद था तो वो फौरन उस पर अटैक करेगा। अच्छा, इकोलाई ही नहीं होता तो यूटीआई के लिए जो है वो प्रोटीज भी जो है वो यूटीआई कॉज कर रहा होता है। अब किडनी स्टोन बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो कैल्शियम के होते हैं, इन कॉम्बिनेशन विद ईदर फॉस्फेट और ऑक्सलेट, या तो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन होंगे या कैल्शियम ऑक्सलेट के होंगे। ये जो है वो जो सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं ना, और साथ में जो है वो कैल्शियम का इंटेक होता है ज़्यादा, लेकिन वो पानी कम पी रहे होते हैं, जैसे बहुत से लोग कैल्शियम की गोलियाँ खा रहे होते हैं कि बोन में जो है वो प्रॉब्लम है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कैल्शियम हमेशा नेचुरल सोर्स से लें, तो वो उससे किडनी स्टोन्स बनने का खतरा कम से कम होता है। और दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप कैल्शियम अगर टैबलेट ले भी रहे हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ताकि जो एक्स्ट्रा जो है वो बॉडी में स्टे ना करे कैल्शियम, वो निकल जाए, जितनी ज़रूरत है वो बोन में डिपॉजिट हो जाएगा। ज़्यादातर कॉमन जो होते हैं किडनी स्टोन्स, वो मेल्स में कॉमन होते हैं और 20 से 40 ईयर्स की एज में आते हैं। अच्छा, मेल्स में कॉमन क्यों होते हैं कि मेल्स में यूरेथ्रा जिस तरह के शेप का है तो उसकी वजह से स्टोन स्टक करता है, और फीमेल्स में ये होता है कि अगर स्टोन बनता भी है ना तो हमारा जो फीमेल्स का जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है वो ऐसा है कि स्टोन जो है वो अगर बना भी है तो निकल जाता है आसानी से, मुश्किल नहीं होती है, मेल के तो यूरिथ्रा में ही स्टक कर जाता है।
और ये स्टोन्स पे आप देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे से ये स्टोन्स हैं कि 1 इंच में कितने सारे आ गए हैं, लाइक पॉइंट्स में जो है वो साइज है इनका। साइलेंट सिम्टम क्या होता है? एक्सट्रीम पेन होता है एट द साइट वेयर द स्टोन इज कॉजिंग द इरिटेशन, ब्लड इन द यूरिन आ सकता है, एब्रेशन अगर हो रहा है स्टोन की वजह से ट्रेवल कर रहा है जब स्टोन, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन होगी और अनेबल टू पास यूरिन इफ द स्टोन इज लार्ज इनफ टू ऑब्स्ट्रक्ट द आउटलेट कंप्लीटली। वही बात कि अगर जहाँ भी उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी वहीं यूरिन बन के ऊपर से ऊपर ही रह जाएगा, नीचे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? तो प्लेंटी ऑफ वाटर, मोस्ट स्टोन्स कैन पास थ्रू इफ स्मॉल, अगर छोटे छोटे स्टोन्स है जैसे ग्रेन्यूल्स की बात हम करते हैं तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पी जाए पूरे दिन में, वो वैसे ही निकल जाते हैं। पेन किलर्स देने पड़ते हैं लास्ट में किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हुआ होता है। इंडियन एलोपैथिक प्रैक्टिस में तो किडनी स्टोन्स में जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं ना, तो उनको वॉरल से भी असर नहीं पड़ता है, कभी कभी उनको टोराडोल और फिर उसके बाद वो किन्स लगवा रहे होते हैं। मतलब किन्स बहुत हाई पेन किलर है, तो सबको नहीं दिया जाता, पेशेंट उसमें जो है ना घूम जाता है, टोन हो जाता है। ठीक है, देन कुछ मेडिकेशंस जो है वो बहुत सारे स्टोन्स जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में भी मदद करती है। हमारे पास तो मैंने आपको बताई ही है कि तुलसी की दाल बेस्ट है, मतलब उसके अलावा मुझे तो और कोई मेडिकेशन, और हाँ वो है संजराहत है, तो सपूत भी मिलता है संजराहत का हमदर्द से, तो वो भी दिया जा सकता है अगर तुलसी की दाल नहीं मिल रही है। तो ये जो है वो स्टोन्स को तोड़ता है। देन उसके बाद जो है शॉक वेव थेरेपी करवाई जा सकती है टू ब्रेक द स्टोन। शॉक वेव थेरेपी क्या है? जिसको हम FSWLB कह रहे हैं, ये जो है वो बेसिकली किडनी में जो है वो लेजर ट्रीटमेंट होता है। जी बोलिए, क्या बोल रही है? कुछ कह रही थी बेटा, कौन किसने माइक ऑन किया था? चलिए, तो लेजर के थ्रू जो है वो स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो इतने छोटे छोटे कर दिए जाते हैं कि वो इजीली जो है वो पूरे ट्रैक से आसानी से पास हो जाए और फिर वो यूरिन के थ्रू जो है वो निकल जाता है। देन सर्जिकल इंटरवेंशन की जा सकती है, सिस्टोस्कोपी और ओपन सर्जरी। अब अगर बहुत ही हो, जैसे एक होते हैं किडनी स्टोन, तो ये जो छोटे छोटे मैंने दिखाई ये होते हैं, एक होते हैं स्टैग हॉर्न, ये पूरा जो एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, ये जो किडनी का जो ये पूरा कैलेक्स है ना, ये यहाँ से शुरू होगा स्टोन और ये पूरा यहाँ 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 सारे कैलिसिस में बन जाएगा। जैसे एक वो 12 सिंगा जो होता है ना, उसकी जिस तरह की होती है सींगे, सेम उस तरह का पूरा यहाँ स्टक कर जाएगा। मतलब वो अब स्टैग हॉर्न तो पता है आपको फिर किस तरह की किडनी की सिचुएशन होगी। तो ये वाले स्टोन्स भी होते हैं जो किडनी स्टोन्स में जो है वो ट्रीटमेंट हर्बल का भी मैंने बता दिया, और इसमें भी हम दवाई ज़रूरी, शरबत बजूरी, और पेन है तो बरशाशा दे सकते हैं, और साथ में फिर आप जो शानदा मैंने बताया वो, या फिर सिंपल कुछ भी नहीं तो कुल्थी की दाल जो है वो आपने सुबह में देनी है पेशेंट को, कि रात भर भिगो के रखनी है, 1 टेबल स्पून दाल, 1 से 2 टेबल स्पून एक गिलास पानी में, और फिर सुबह में उसको जो है वो पानी निथार के उसे पी लेंगे पानी को, और दाल को जो है वो ग्राइंड करके, अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको जो है वो पका लें दाल को, कि वो जैसे दाल सूप की तरह पी ली आपने, या अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो फिर उसके पकौड़े बना के खा लें। वो दोनों तरह काम करेगी और फायदा करेगी। ऐसे मेरे हिसाब से जो है ना उसको पका के जैसे दाल की तरह पका के खा लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। और इंडियंस तो इस दाल को नॉर्मली खाते हैं, ये जो है वो फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी दाल है, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज कि ये क्या चीज़ है। कॉमन इन क्रॉनिक एंड पुअरली कंट्रोल डायबिटीज। अब जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, एक तो क्रॉनिक हो यानी पुराना चल रही हो उनकी डायबिटीज, और दूसरा अनकंट्रोल्ड हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतने मजे से बताते हैं हमारी तो 300 शुगर रहती है, कभी कभी 400 भी हो जाती है, तो ये क्या है? ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, और वो इस 300 की शुगर पे बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को यूज टू कर लिया 300 पे। और ये खतरनाक है क्योंकि वो ना ही वॉक कर रहे हैं, मतलब वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। दूसरा उनका क्या हो रहा है कि खाने पीने में भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट्स ही जो है वो शादियों में और नॉर्मल जो दावत से होती है सबसे ज़्यादा चावल लेते हैं प्लेट में, और कहते हैं हम ग्लूकोफेज खा लेंगे, मेडिसिन खा लेंगे तो हमारा फिर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रैक्टिस होती है ये जो है वो पुअरली कंट्रोल डायबिटिक्स वाली कैटेगरी में आती है, और फिर यही चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो और ज़्यादा हमें खाई में गिराती हैं। डायबिटीज डैमेजेस ब्लड वेसल्स इन द किडनीज, अगर इन बोथ टाइप्स ऑफ डायबिटीज, दोनों तरह की डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2 में जो है वो ये हो सकती है डिजीज, और ज़्यादा जो है ना शुगर क्योंकि कंटेंट ब्लड में बढ़ा हुआ होता है तो वो वेसल्स को डैमेज करता है किडनी की।
occurrence of high blood pressure in diabetics is a strong predictor of diabetic nephropathy. जितना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, तो वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की तरफ लेकर जाएगा। वही वेसल्स का प्रॉब्लम आएगा, वेसल्स जो है वो स्क्लेरोज होना शुरू हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ESRD इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। और इसका कॉमन कॉज क्या है, ESRD है इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में हमारी कंट्री नहीं आती है, USA, अमेरिका ये सब आता है, लंदन आता है, UK आता है। तो ESRD क्या है कि ज़्यादातर जो है वो ये वाले पेशेंट्स जो डेवलप कंट्रीज के हैं वो ESRD की तरफ भी जाते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज में। क्या है ESRD अभी बताया था, कल भी बताया, अभी सुबह भी बताया, दोबारा बताया क्या है? स्टेज रेनल डिजीज। गुड। ये कौन बच्चा बोला है? फातिमा वसीम। फातिमा वसीम। बस यही बच्चे क्लास लेना चाहते हैं जो 8-12 आते हैं, 7 बच्चे भी आए हैं। चले, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज के? फ्रॉथी यूरिन होगा जो कि सिग्निफाई करता है यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। तो अब आप नॉर्मली भी पेशेंट से पूछें कि भाई यूरिन में झाग झाग तो नहीं आता, तो अगर वो कह रहा है हाँ आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके यूरिन में प्रोटीन है। लेग स्वेलिंग होगी, और जब चलना फिरना शुरू करेगा पेशेंट तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, या बहुत देर तक खड़े रहे पेशेंट तब भी स्वेलिंग बढ़ जाएगी। देन हाई ब्लड प्रेशर, इचिंग, नाउजिया एंड वॉमिटिंग, losing weight, lethargy और increased need to urinate at night, क्योंकि डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो वो नाइट में जो है वो यूरिन का प्रॉब्लम आता है पेशेंट को। देन ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि कंट्रोल करना है डायबिटीज को। वो कैसे कंट्रोल होगी? सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटके एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आना है। उसमें आपने सबसे पहले डाइट को कंट्रोल करना है कि डायबिटीज में क्या क्या खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कौन से फूड्स लेने, कौन से नहीं लेने, कौन से फ्रूट्स खाने, कौन से नहीं खाने, कितने खाने। देन उसके बाद जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद जो है वो मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से लेना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे पेशेंट रहे डायबिटीज़ वाला। ज़्यादा अच्छा ये होता है कि इंसुलिन पे आ जाए। टैबलेट जो है वो एक हद तक फ़ायदा कर रही होती है, लेकिन अगर इंसुलिन पे है तो लॉन्ग टर्म और अच्छा कंट्रोल होता है, और किडनी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है ना उसको हम ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव करके रख सकते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम हाइपोग्लाइसीमिक टैबलेट्स पे रखते हैं ना पेशेंट को, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता किडनी के लिए। देन गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, और हाँ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है साथ में, एमिंग फॉर मोर देन 130/85। जो अगर बीपी आ रहा है तो उसको उसको कम करना है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और लोअर इन यंगर पेशेंट्स, और नॉर्मली जो है वो जो होना चाहिए बीपी 130 से 85 तक हो। देन उसके बाद इससे ऊपर ना जाए जो बड़ी एज के लोग होते हैं। और अगर जो यंगर पेशेंट्स हैं तो उनमें जो है वो इस 130/85 से भी नीचे रहना चाहिए, लाइक 120/80 या उससे भी नीचे, तो नॉर्मल है वो। उतना हमें मतलब लेकर आना चाहिए लेवल। ये गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर होगा। देन मेडिकेशंस टू डिक्रीज प्रोटीन एक्सक्रीशन एंड प्रिजर्व द फंक्शंस ऑफ किडनी। एक काम ये भी हमें करना है कि फंक्शन प्रिजर्व करना है, और दूसरा डिक्रीज करना है प्रोटीन एक्सक्रीशन को। लोअर प्रोटीन डाइट देनी है। प्रोटीन डाइट जब आप कम देंगे तो प्रोटीन की एक्सक्रीशन भी खुद ब खुद जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाती है, और साथ में आप किडनी स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन देंगे तो वो भी कंपनसेट करती है। ट्रीट एनी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन विच इज कॉमन इन डायबिटिक्स। ऐसे डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जो है वो UTI बहुत कॉमन होता है, तो उसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं अब एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऐसी क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कि बहुत लंबे अरसे तक चले, ऑफ पेन किलर्स इंजेक्शन के। पेन किलर्स खा रहा है कोई पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक, सालों से खा रहा है, तो उससे क्या होगा? क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से वो खा रहा था, लेकिन ये एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहलाएगी, यानी एनाल्जेसिक्स खाने की वजह से किडनी में पैथोलॉजी आ गई। और ये बहुत कॉमन होती है, और इसकी एग्जांपल मैंने देखी है कि मेरी दादी जो है वो, उनको जॉइंट पेन रहता था, उनका यूरिक एसिड रेज रहता था, तो डॉक्टर ने उनको जो है ना वो खाने को भेजी थी, वारन थी। वो खाते 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 फिर बहुत सालों खाई है उन्होंने, मतलब क्योंकि पेन होता था, एक ही खाती थी पूरे दिन में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा, जैसे वो स्वान नेक डिफॉर्मिटी,
ये सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो भी परेशान रहती थी, बहुत मूवमेंट नहीं होती थी हाथों की, चलना फिरना मुश्किल होता था, व्हील चेयर पे वॉशरूम जाती थी, मतलब इतना सेवियर पेन होता था। तो वो खाते-खाते कोई 3-4 साल उन्होंने खाई है और उसके बाद एंड स्टेज पे ये हुआ है कि किडनी फेल हो गई थी, डायलिसिस पे चली गई थी वो। तो इसीलिए पेन किलर ना 2 काम करते हैं, एक तो आपकी जो स्टमक की म्यूकोज़ा है, उसको पीएच को चेंज करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, जो हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को कहते हैं ना, कि ना खाई जाए तो बेहतर है। और दूसरा क्या काम करते हैं, ये वाला, कि किडनी डैमेज करते हैं। अच्छा जी, एसोसिएटेड विद कंडीशंस विच रिक्वायर कांस्टेंट नीड फॉर पेन किलर मेडिकेशन। ज़्यादातर जो है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी किन लोगों को होती है, जो लोग किसी ऐसी कंडीशन में मुब्तला होते हैं कि उनको हर वक्त पेन किलर मेडिकेशन लेनी पड़ती है, और फिर इसकी वजह से ईएसआरडी की तरफ भी जाता है पेशेंट, और बेसिकली फेलियर होता है, प्रॉपर फेलियर हो जाता है किडनी का, और हीमोडायलिसिस होना ही होना है उस पेशेंट को। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि पेन किलर जो है वो नेचुरल सोर्स वाले ज़्यादा लें। अब इसमें आप पेन किलर्स जितने मैक्सिमम निकाल सकें आर्टिकल्स के थ्रू उतना अच्छा होगा। तो उससे आपको आइडिया होगा, आपका खुलेगा थोड़ा आपका कैनवस के जो है वो कौन कौन से हम हर्बल में पेन किलर्स पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि हम पेशेंट को बचा सकें, उसकी किडनी को सेव कर सकें। एनर्जेटिक खाने की वजह से किडनी आपकी जाए, क्या फ़ायदा है? मतलब एक दर्द ख़त्म करके दूसरा आपने ज़िंदगी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली यही बात होगी। तो ये वाली चीज़ पे हमें जो है वो थोड़ा सा फोकस करना है, और इसको ध्यान रखना है कि पेन किलर कम से कम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, खासतौर से एलोपैथी, तो इवन खुद भी ना लें ज़्यादा। अगर दर्द ऐसा है जो बर्दाश्त हो रहा है तो फिर कोशिश करनी चाहिए पेन किलर ना लें। अच्छा, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में सिम्पटम्स क्या होते हैं? एक तो ब्लड आने लगता है यूरिन में, प्रोटीन इन द यूरिन आएगा। दूसरा साइनस सिम्पटम्स रिलेटेड टू किडनी फेलियर सच एज नाउजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी, स्वेलिंग एंड पुअर एपेटाइट। ठीक, नाउजिया, लेथार्जी, स्वेलिंग ये कॉमन सिम्टम है, हर डिजीज में ही आपको मिल रहा है। ब्लड एंड प्रोटीन भी आपको हर यूरिन में मिल रहा है। अच्छा, एनर्जेसिक नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ एनर्जेटिक्स को रोकने की ज़रूरत है। Those already with kidney disease of other kinds should certainly refrain from harmful analgesics as much as possible. अब जो पहले से ही किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, उसको भी अगर डॉक्टर जो है वो एनाल्जेसिक दे देगा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो इसलिए पहले पूछ लेना चाहिए पेन किलर्स एडवाइस करने से पहले कि आपको कोई किडनी डिजीज तो नहीं है। अगर वो कहता है हाँ है, तो फिर कोशिश करें कि एनाल्जेसिक्स कम से कम दे, और अगर दे भी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनाल्जेसिक्स ना दें। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी में इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है? एक तो हमने प्रेजेंटेशन पढ़ ली थी कि हेमेचूरिया होता है, उस किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यूरिन आएगा, सॉरी ब्लड आएगा यूरिन में, देन प्रोटीन भी आ सकता है। फिर उसके बाद दूसरा, अच्छा प्रोटीन अगर आ रहा होता है तो हम इसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये बस अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जब प्रोटीन आ रहा है यूरिन में तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाएगा। फिर उसके बाद है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में क्या होता है? यूरिसीमिया मीन्स यूरिक एसिड, एंड एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, ये एंड प्रोडक्ट किस चीज़ का होता है यूरिक एसिड? प्यूरिन डिग्रेडेशन का। जब प्यूरिन टूटती है तो यूरिक एसिड बनता है ब्लड में। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड के? कि या तो लिम्फोमा है कहीं बॉडी में, या ल्यूकीमिया हो रहा है, या सोराइसिस है, या फिर मसल नेक्रोसिस हो रहा है। उसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, प्यूरिन डिग्रेड होगा, और यूरिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड कब होती है? गाउट में हमें नजर आती है। अब ये पॉइंट्स है, ये नोट कर लें आप लोग, या बाद में सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये वाइवा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम किडनी डिजीजेज की बात करते हैं ना, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, जैसे हम किडनी डिजीजेज में जो है वो किडनी का स्टेटस चेक करने के लिए कि फंक्शनिंग कैसी है, यूरिया क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स, यूसीई का टेस्ट, यूरिया, यू से सी से क्रेटिनिन, ई से इलेक्ट्रोलाइट, एंड यूरिक एसिड, ये हम टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो उससे हमें किडनी का स्टेटस पता चलता है कि फंक्शनिंग कैसी है। तो इसलिए ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ इन पॉइंट्स को। देन कब होता है कि यूरिक एसिड की जो सॉरी हाँ, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन रिड्यूस होगी, बाहर नहीं निकलता बॉडी से, गाउट में नहीं निकलता, सीआरएफ क्रॉनिक रीनियल फेलियर में नहीं निकलता, और हाइपर पैराथायराइडिज्म, कि अगर पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, जब भी यूरिक एसिड जो है वो नहीं निकलेगा बॉडी से, बॉडी में स्टे करेगा। और कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो नहीं निकलने देती हैं यूरिक एसिड को? साइटोटॉक्सिन और थायराइड डायूरेटिक्स। डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए हाइपर यूरिसीमिया की? ये है हमारे पास टेबल 6.6 में। अब जैसे कि आपका हाइपर यूरिसीमिया हम कब कहेंगे कि मेन में अगर
मोर देन या इक्वल टू 480 माइक्रोमोल पर लीटर आ रहा है तो ये हाइपरयूरिसीमिया की कैटेगरी है। और फीमेल्स में मोर देन या इक्वल टू 390 माइक्रोमोल पर लीटर आ रहा है तो ये हाइपरयूरिसीमिया की पिक्चर है। अब जो है वो हिस्ट्री ली आपने, तो पेशेंट कह रहा है कि मुझे आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है, तो ज़ाहिर है वो स्टे करेगा जॉइंट्स में जाके, तो पेन करेगा जॉइंट्स में, वो आर्थराइटिस की कंप्लेन करेगा। या फिर वो कहेगा फ्लैंक में पेन हो रहा है, वही लंबर रीजन में पेन है, मेच्यूरिया है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, और यूरिनरी स्टोन्स बन रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि एविडेंस ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक गाउट अगर है, कोई एविडेंस देखेंगे क्या गाउट के हो सकते हैं एविडेंसेस, कि उसको जो है वो जॉइंट्स में पेन होगा, स्मॉल जॉइंट्स में पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, डीफॉर्मिंग आर्थराइटिस, यानी जो शेप होता है जॉइंट्स का वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, खासतौर से हैंड में आपको ये फीचर आसानी से नजर आ जाएंगे। दूसरा जो है वो जब सुबह उठता है ना पेशेंट, तो उसको जो है वो छोटे जॉइंट्स में दर्द होगा, बिल्कुल वो अकड़ी हुई बॉडी होगी, बड़ी मुश्किलों से जो है वो मूवमेंट बॉडी में आती है। देन अब अगर ये सिम्टम है तो हम क्या करेंगे, प्लेस पेशेंट ऑन प्यूरिन फ्री डाइट। अगर पेशेंट के पास जो है ना ये जो अभी मैंने सारे सिम्टम्स कहे हैं कि वो एविडेंस मिल रहा है हमें गाउट का, इन्फ्लेम जॉइंट है, रिस्ट्रिक्टेड बॉडी मूवमेंट है सुबह सुबह, तो हम फिर उसको जो प्यूरिन डाइट है ना वो बिल्कुल उसकी खत्म कर देंगे, कि जिन जिन खानों में प्यूरिन मौजूद होता है 24 आवर्स के लिए उस डाइट को डिसकंटिन्यू करवा देंगे। और वो जितनी भी ड्रग्स जो कि यूरिक एसिड को अफेक्ट करती हैं उनको भी बंद करवा देंगे, जैसे कि एस्प्रिन हो गई, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड हो गया। और फिर उसके बाद 24 आवर्स तक जब से बंद रहेगा तो फिर हम उसका 24 आवर्स के बाद जो है वो यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि यूरिक एसिड का लेवल क्या है। अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक आती है कि यूरिक एसिड का लेवल जो है वो लेस देन 3 हो गया, लेस देन 3 ग्राम पर डीएल, तो अंडर एक्सक्रीशन और कॉम्बिनेशन इफेक्ट यूरिकोस यूरिक एजेंट्स देंगे। अब इसमें क्या हुआ है कि यूरिक एसिड जो है वो लेस देन 3 ग्राम पर डीएल अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो है वो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम यूरिकॉस यूरिक एजेंट्स देंगे, यानी पेशेंट एलर्जिक टू और इंटॉलरेंट ऑफ ड्रग और एविडेंस ऑफ रीनल डिजीज, डिक्रीज डीएफआर और एविडेंस ऑफ यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस। बस इसमें ये समझने की जरूरत है, जब 24 आवर्स का सैंपल कलेक्ट किया तो यूरिक एसिड अगर लेस देन 3 ग्राम पर लीटर है तो इसका मतलब है कि किडनी अभी भी जो है वो यूरिक एसिड को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल रही है, या तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस हो रहा है। ठीक। दूसरा, अगर यूरिक एसिड 3 ग्राम पर डीएल से ज्यादा का आ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है, xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो हमें फिर इसमें देने होंगे। मतलब इसमें हमें फिर ये करना होगा कि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने वाली मेडिकेशन हमने देनी है दोनों सूरतों में। दूसरा और यहाँ दो कंडीशन हो रही है ना, कि एक में कम हो रहा है तो इसमें हमने बॉडी से बाहर निकालना है, दूसरा जो है वो एक मिनट, कौन दो लोग एंटर हो रहे हैं, और जब ज्यादा हो रही है प्रोडक्शन तो हमें प्रोडक्शन को रोकना है, तो वही काम करेंगे कि प्योरीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कि ये सिम्टम्स गाउट के आ रहे थे तो हमने ये सारी कंडीशंस की, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे और पेशेंट को कंसिडर करेंगे नॉन पैथोलॉजिक। तो ये हाइपर यूरिसीमिया की जो है वो थोड़ी सी इलेबोरेशन है कि हम करेंगे क्या ऐसे पेशेंट के साथ। अब अगर प्रोटीन यूरिया आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया, कि अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो फिर हम क्या करें, क्या कॉज हो सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। पहला कॉज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे वो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल एंड कल्चर होगा। यूटीआई में हम दो टेस्ट करवा रहे होते हैं, यूरिन दिया करवा रहे होते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है वो कोशिश करें कि जो दरमियान में जो पेशाब आता है ना, पहला पेशाब जाने दे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। मिड स्ट्रीम जो दरमियान में जो आ रहा है पेशाब वो वाला लेना है। देन उसके बाद कल्चर भी करवाते हैं हम, यूरिन सीएस जिसे हम कहते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। एक ये हो गया। देन उसके बाद है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एक कॉज ये हो सकता है जो हमने अभी पढ़ा। तो इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स करवाएंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसे हम जीटीटी कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट डायबिटीज के लिए यही होता है, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें ये होता है कि आपको जो है वो पहले पेशेंट का शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो उसको बोलस में जो है वो ग्लूकोज 20 ml पानी में घोल के दिया जाता है, वो पिलाया जाता है। देन उसके बाद 20 मिनट बाद उसका ग्लूकोज चेक किया जाता है, तो ये फिर फाइनलाइज होता है कि उसका जो है वो बॉडी में इंसुलिन काम कितना कर रहा है।
देन एग्जामिनेशन करवाया जाता है फर्दर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या हो सकती है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन की? रीनल स्टेटस चेक करना, आई का स्टेटस चेक करना और बॉडी में सेंसेशन कितनी है, ये सब चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की इन्फ्लेमेशन हो रही है नेफ्राइटिस में, तो फिर बायोप्सी करवाई जाती है फॉर हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा रहा होता है प्रॉपरली। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें हमने अभी पीछे मैंने बताया था कि प्रोटीन आ रहा होता है यूरिन में, तो इसमें हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स करवाते हैं और एडीमा चेक करते हैं। देन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर अगर है कॉज और प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, तो क्लिनिकल साइंस देखेंगे और दूसरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। हाइपरटेंशन कॉज अगर बन रहा है तो हम रेगुलर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स लेंगे और रीनल बायोप्सी करवाएंगे। इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करवाया जा रहा होता है, रीनल बायोप्सी पे फॉरन से नहीं जाते हैं। कभी कभी जो है वो सिंपल ट्रीटमेंट से और मेडिकेशन और साथ में लाइफस्टाइल चेंज करने से, डाइटरी हैबिट चेंज करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है बहुत हद तक। रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देने से भी बहुत सुकून हो जाता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को। देन माइलोमा अगर है तो फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, सीरम एंड यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे और बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे। अच्छा, ऊपर जो डिजीजेज हैं ये कॉमन है, माइलोमा कॉमन नहीं है इतना। अमाइलॉइड डिसऑर्डर है अगर तो बायोप्सी एंड कॉन्गो रेड स्टेनिंग लुक फॉर एसोसिएटेड स्प्लीनोमेगैली। अमाइलॉइड डिजीज में स्प्लीनोमेगैली एक कॉज हो सकता है, तो उसको जरूर देखना है। प्रेगनेंसी अगर है और उसमें प्रोटीन जो है वो आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमने बीपी मॉनिटर करना है पेशेंट का प्रॉपर तरीके से, सॉल्ट इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोटीन डाइट थोड़ी कम करवानी है। देन उसके बाद HCG प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। हाँ, और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट भी करवाएंगे लाजमी, कि प्रेगनेंसी ही है या जो है वो मोलार प्रेगनेंसी हुई है, कुछ और तो नहीं हुआ। वो मोलार प्रेगनेंसी होती है कि किडनी में जो है ना, सॉरी यूट्रस में जो है वो किडनी वाली जो मैंने आपको अपेयरेंस दिखाई है ना, बाहर हो रही थी जैसे पॉलीसिस्टिक में, वही सेम चीज अंदर हो जाती है यूट्रस के। इसको कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी है और HCG बहुत बड़ा बात है, बहुत ज्यादा बड़ा बात है, तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, पायरेक्सिया फीवर है अगर तो कोर टेम्परेचर मेजरमेंट एट रेगुलर इंटरवल पे टेम्परेचर मेजर करेंगे। और फिर उसके बाद किडनी स्टेटस चेक कर लेंगे पायरेक्सिया में अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है। एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यूरिन सैंपल ऑन बेकिंग टू बी रिपीटेड फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। कुछ लोग जो है ना, जो वो मसल्स बनाने की कोशिश में होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, जो बॉडी बिल्डर बन रहे होते हैं, तो उनका तो डाइट ही टोटल प्रोटीन प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत बहुत कम ले रहे होते हैं, तो उनके यूरिन में भी आने लगता है। ज़ाहिर है जितना खाएंगे उतना बाहर भी निकलता है ना। देन पोस्चरल प्रोटीन यूरिया रेयर होता है। पोस्चरल प्रोटीन यूरिया इफ मोर देन 30 years ओल्ड पेशेंट है अगर, तो यूरिन सैंपल लेंगे और वेकिंग रिपीटेड एट मिड डे, दोबारा से जो है वो दिन के दरमियान में भी रिपीट करेंगे। एक सुबह सुबह लेंगे अर्ली मॉर्निंग को, और एक दिन के दरमियान में लेंगे। तो ये भी जो है वो एक कॉज हो सकता है। विजाइनल म्यूकस कॉन्टेमिनेंट, ये अगर कॉज है और उसकी वजह से प्रोटीन आ रहा है, तो हमने रिपीटेड यूरिन सैंपल्स लेने और स्टीराइल टेक्निक। अच्छा, कॉमन इसमें आपको यही है, यूटीआई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी। इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि जब प्रोटीन यूरिया हो रहा होगा इन कॉजेज की वजह से, तो हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, मैं जब टॉपिक कवर कर लूंगी, अभी हमने हाइपर यूरिसीमिया और प्रोटीन यूरिया पे थोड़ा पढ़ लिया है डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में हाइपोनेट्रीमिया, कि सोडियम अगर कम हो रहा है तो क्या होंगे कॉजेज, हाइपरनेट्रीमिया सोडियम ज्यादा हो रहा है तो क्या होंगे, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, ये हम जो है वो पढ़ लेंगे। तो क्योंकि ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हम देख रहे होते हैं यूरिन की जब रिपोर्ट करवाते हैं या ब्लड की रिपोर्ट करवाते हैं, यूसी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसका रीज़न क्या है। उससे थोड़ा आप लोगों को आसानी होगी रिपोर्ट्स को समझने में और पेशेंट को ट्रीट करने में। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है। अल्लाह।